लोग ने मेन तो है जो मेडिकेशन है वो तो चल रहा है, उसके साथ जो केयर है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डेमेंशिया पेशेंट को या अल्जाइमर पेशेंट को जो केयर होती है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर उसको ठीक टाइम पे खाना में दें, ठीक टाइम पे उसके कपड़े बदलें, उसको टॉयलेट बाथरूम में या जो डाइपर बांधना करें, अगर वो हो जाए तो दैट इज़ द ट्रीटमेंट, वो उसका सबसे अच्छा तरीका है। अदरवाइज केयर के अलावा और आपने कब पहचाना? इसी के साथ और बताते हैं वही का एक केस है। और मिसेस तो जो वाइफ थी तो उनको डिप्रेशन नहीं पहले से ही था उनके? हाँ तो वाइफ थी जी हाँ, तो पहले से ही डिप्रेशन था। तो हमने उनको देखा तो उनके जैसे सारा कुछ जानने लगे, क्या क्या उनका इंटरेस्ट कहाँ कैसा है, तो हमने जानने की कोशिश की तो हमें पता लगा कि वो सिंगिंग का काफ़ी इंटरेस्ट हो। हम लोग को सिंगिंग की तरफ रुझान किया। वहाँ दूर जो हमारे फंक्शन होते थे उनको हम डिटेल भी उसको गवाने के लिए उनको इंकरेज किया, वो गाने लगी। आज हालत ये है कि वो बाहर जाकर खुद गाती हैं, जाकर कि ठीक हो गई हैं। और यहाँ कई फोटो होते हैं, आपको फेसबुक में भी आता है उनका, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो वो बिल्कुल क्यों हो गया। और कोई सिस्टर यू वांट टू शेयर समथिंग? So we also have psychiatric patients, and we give the regular medicine to them and we talk with them. So at the time we sit there and we talk and we give the love towards them. And now all are settled by the medication and the counseling. We also have psychiatric patients. उनके वो पहले अपने ब्रदर के पास रेगुलरली जाते थे, जब उनको वो छोटे थे तो उनको पोलियो है, तो वो पीछे गाँव में वो सारा दिन घूमते रहते हैं पूरे शहर में कि मेरा भाई आएगा बीमारी को लेने के लिए। बट उनके ब्रदर अब नहीं आते क्योंकि उनकी जब से मदर की डेथ हुई है तब से उन्हें अवॉइड कर दिया इस चीज़ को। तो उसको रेगुलर इतना ज़्यादा रिपीट करते रहते हैं, तो मतलब कोई भी बात होती है हर बात में बस सेम ही बात रिपीट करते हैं कि मेरा भाई आएगा लेने के लिए। तो हमने उनके लिए इंगेजिंग एक्टिविटीज़ भी करवाई हैं, सारी काउंसलिंग भी करवाई है, तो उसके लिए मेडिकेशन भी प्रॉपरली टाइमली प्रोवाइड कराई जाती है। बट मैंने उनका नोटिस ये करा है कि हम लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी एक्सटेंड तक ही प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड जाकर हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे आश्रम जीवन में जैसे कि वृद्ध महिलाएं भी हैं और जेंट्स भी हैं, वो मानसिक तौर पे जैसे कि उनके साथ जो भी घटना घटती है कि भाई किसी को परिवार में मान सम्मान भी नहीं मिलता है, या भी लेडीज़ है दूसरा पति जैसे उनको छोड़ दिया गया है, ऐसे करके सभी आती हैं और याददाश्त भूली हुई भी होती है। उसमें हम उन सबको बैठाते हैं, जैसे हाँ काउंसलिंग भी करती हुए उनकी, हम उनको सबको बैठाते हैं, इधर लेडीज भी बैठते हैं तो जेंट्स भी बैठते हैं, उनकी सबकी बातें भी सुनते हैं। मैं हूँ जैसा है बातें सुनते हैं, तो जितना हम उनसे बात करते हैं ना तो उनकी याददाश्तें जो कि भूल चुके हैं अपने आप में बात करते हैं वो, तो आती है वो बातें निकल के, तो उनके मन को खुशी भी मिलती है उनसे कि बातें निकल के आती हैं और बात करने की इच्छा भी जाहिर करते हैं, आपस में आचार विचार उनके रखते हैं, बातें भी करते हैं। वो उनसे धीरे धीरे करके हमारी भाषा भी सीखते हैं, कोई उड़ीसा से कोई आसाम से है, क्योंकि पुलिस द्वारा ही हमारे पास आते हैं, वो कहीं के भी होते हैं जो रोड से लेके उनको लाते हैं ऐसी हालत में, सीख के आपस में मिलजुल के खाना खा के बातें रख के वो अपनी परेशानियाँ बता के सब भी धीरे धीरे करके ठीक होते हैं। जाफरपुर कला हमारे पास में हॉस्पिटल है, किसी को कोई तकलीफ है, बीमारी या मानसिक है या वैसे कोई दर्द है तो वहाँ से हमको दवाई देना ट्रीटमेंट ज़्यादातर हमारे पास ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर आप मेडिकल अटेंशन उसको प्रोवाइड कर दें और उसके आपको बैकग्राउंड में क्या क्या मेडिकल कंडीशन है, जैसे हाई बीपी शुगर है, वो कंट्रोल हो जाए तो जितना उसका एज है उतना तो सर्वाइव कर जाएगा। ऐसे नहीं कि उसमें अगर कन्फ्यूजनल स्टेट में चला गया है तो ही वोंट सर्वाइव, ऐसा नहीं है। आप उसके मेडिकल प्रॉब्लम्स कंट्रोल कर लेंगे तो विल बी फाइन। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई इट अर्ली। इसलिए जैसे आपके होम्स में होगा आई एम श्योर कैलेंडर्स लगे होंगे कि भाई हर इंसान को ना ओरिएंट किया जाए कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा डेट चल रहा है। आपके यहाँ रोज़ कोई प्रोग्राम होता होगा, सुबह असेंबली होती होगी या प्रेयर मीट होती होगी, उसमें कुछ अच्छी बातें बोली जाएंगी, कुछ डेट्स के बारे में भी बात होगी, न्यूज़ भी होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो प्रोसेस है जो आप कर रहे हैं एज अ रूटीन, उसकी इम्पोर्टेंस और डिटेल में समझें, सो दैट यू नो सारे लोगों को ये पता हो भाई दिस इज़ द रीज़न कि भाई यू नीड टू असेस देयर ओरिएंटेशन।
तो डिप्रेशन में ऐसा बहुत हो सकता है. Then not enjoying activities they used to earlier, move very slowly like you said, and change in weight or appetite. तो अगर तुम बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा है तो obviously eating भी कम हो जाएगी और rapidly weight loss हो जाएगा. और अगर ऐसा rapid weight loss हो जाएगा, immunity can be compromised, तो superimpose infections भी हो जाएंगी. और COVID time period is a different ballgame altogether. Aches and pains हो सकते हैं. Having nihilistic ideas. एक apparently we had a patient जो डिप्रेशन में आया था हमारे पास, एंड शी वाज सेइंग कि उसके जो ऑर्गन्स हैं वो है ही नहीं, एंड शी वाज कन्विंस्ड कि उसके कोई ऑर्गन्स नहीं है. सो शी वाज सो रियलिस्टिक कि वो खाना नहीं खा पाती थी. जब उससे पूछा कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो बिकॉज अंदर स्टमक नहीं है, तो मैं अगर खाना खाऊंगी तो आई विल गो. बिकॉज ऑफ दैट शी लॉस्ट अबाउट 7 to 8 kg वेट इन 3 weeks टाइम. उसके बाद उस पेशेंट को लाया गया. तो डिप्रेशन 6 महीने से चल रहा था और 3 weeks में ये बेसिकली एक साइकोटिक सिम्टम था जो ऑनसेट हो गया, और उसके बाद देन पेशेंट वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल. तो आइडिया वाज नॉट टू डिले द ट्रीटमेंट. उस टाइम भी अगर आइडेंटिफाई हो जाता कि भाई 6 months से ग्रेजुअल चेंज था तो उसको वहाँ ले आते तो इट वुड हैव बीन बेटर. बट देयर आर पेशेंट्स हु रिपोर्ट इनरियलिस्टिक आइडियाज एंड सुसाइडल थॉट्स व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्पाउस की डेथ हुई है 6 महीने पहले, और उसके बाद से ना थोड़े चुप रहने लगे हैं, उदासी है, और कुछ काम करने का मन नहीं करता, सारे इंटरेस्ट ख़त्म हो गए हैं. और इस समय ये कंसर्न है कि भाई आपके शायद सुसाइडल थॉट्स ना हो. तो आप एक ओल्ड एज होम में हैं और ये आपकी केयर गिवर है. तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मैनेजर हैं वो ऐसे पेशेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या बात करेंगे. तो इनका रोल ज़्यादा आसान है, आपका रोल थोड़ा मुश्किल है. तो मुझे इनसे क्वेश्चन करने. हाँ, नॉर्मल जैसे आप घर में इमेजिन करिए, इस क्राउड को भूल जाओ. आप घर में हो और थेरेपी किसी को नहीं देना, नहीं ट्रीटमेंट भी नहीं देना, वो आपका काम ही नहीं. बेसिकली आप मैनेजर हैं. हाँ, और ये एक पेशेंट है जो ऐसे बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं जिसमें उसमें आप किस तरीके से उससे इंटरेक्ट करेंगे, मैं ये देखना. मैं कैसे इंटरेक्ट करूँगी? हाँ, मुझे कन्विंस करना कुछ नहीं करिए. नॉर्मल जैसे आप इमेजिन करो जैसे आपके होम में है ना, और काफ़ी चेंजेस नज़र आए आपको. दिखाई नहीं दे रहा तो आगे आ सकते हैं. तो मैं को डॉक्टर पर देने के लिए इंसिस्ट करूँ या हाँ, जोर से मैडम. बात पहले इंटरेक्ट करिए, बात करिए. इनका नाम क्या है? दया. दया. दया, आप सारा दिन में क्या करती हैं? कैसे टाइम पास करती हैं? मैं अपने रूम में रहती हूँ और चुपचाप सोती रहती हूँ अपने कि जैसे कि अब बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा मेरे को ध्यान नहीं दे रहे हैं और पूछते भी नहीं हैं. आते हैं अपने रूम में घुस जाते हैं, ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, जिससे कि मुझे महसूस होता है कि मैंने इनको समय दिया है. तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि बच्चों को अपना भी काम करना है? मैं अपने आप किसी और जगह बिजी रखूँ, डांस करो, पार्टी करो, उसमें मन लगा पूजा करो. जब बच्चों के आने के इंतजार में उनके लिए अच्छा बनाइए. वो तो सही में रो रहे हो, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस. ओके, कोई और आ जाओगे. नहीं, ये तो एक्चुअली ह्यूमैनिटी में होता भी है ना, नेचुरली यही चीज़ होती है कि मैं में चले गए. तो आप उससे बाहर निकलो ना. आपको पता है बच्चे तो कभी भी वो काम नहीं करते जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हमेशा बच्चे आपके अगेंस्ट जाते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं. तो आप ये क्यों नहीं सोचते यार मेरा बच्चा तो बाहर गया हुआ है, मैं भी अधिक फ्रेंड बना लेती हूँ या बना लेता हूँ, या मैं कुछ गेट टुगेदर करूँ. अगर उसमें मन नहीं लगता तो पूजा पाठ कर लो. एक्टिविटीज़ चेंज क्यों नहीं करते? किस चीज़ में आपका मन लगता है? जैसे नहीं, आपको अच्छा क्या लगता है? फिलहाल अच्छा कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि जो हमारी यादें होती हैं ना, वो यादें हमारे अंदर होती हैं, उनके बारे में सोच सोच के मन दुखी होता है. और तो यादों से बात तो आपको ही निकलना है, बच्चे तो है नहीं. मैं जब तक नहीं निकल सकती, जब तक कि मुझे वो माहौल नहीं मिलेगा. तो माहौल तो क्रिएट किया जाता है. मैं अकेले नहीं कर सकती. मैं तो अकेले रहती हूँ. मैं तो डांस भी करती हूँ और मैं सच में अकेले रहती हूँ. मैं डांस भी करती हूँ, मैं पूजा भी करती हूँ और मैं एडवाइस भी करती हूँ. मेरे खुद का बेटा बॉम्बे रहता है और उसके बाद तो टाइम ही नहीं आने का. मुझे तो 2-2 महीने हो गए, तो 4-4 महीने हो गए. 1.25 साल के बाद मुंबई से दिल्ली आया
मैंने तो उसको मना था, मैंने कहा मैं पूजा पाठ को आती हूँ, क्योंकि मुझे वो करना था। क्योंकि अगर मुझे पता है हम डिप्रेशन में जाएंगे, आपको पता है आप डिप्रेशन में जा रहे हो तभी आप रोगे, हमें खुद ही निकालने अपने आप को बाहर, कोई सपोर्ट करने नहीं आता। जब हमें चोट लगती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? जब आपको दर्द होता है, वो पता लगता है तो चोट लगी, तब क्या करते हैं? वो एक चोट लगती है, वो मेडिकली जो है, चलो भी चोट लगी पट्टी बांध ली, जो दिल से दुखी होती है। पट्टी क्यों बांधी? चोट लगी इसलिए। दूर से दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि चोट हमने लगाई हुई है अपने नहीं, बच्चा पैदा करके तो बाहर जाएगा ना काम करने। अगर हमने वो लगाई हुई है तो बच्चों का एक फर्ज पड़ता है। फर्ज कब पूरा होता है? 30 के बाद। बच्चे तो अभी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, लेकिन तो उनको अपने नई जगह पे छोड़ा है। लेकिन हमने अपना फर्ज निभाया तो बच्चों ने अपना फर्ज निभाना चाहिए। तो क्या वो सीख कर आए कि आपने सिखाया था उन्हें कि आपको कौन से स्टेज पे कौन सा फर्ज पूरा करना है? हाँ, मैंने उनको सिखाया, लेकिन उन्होंने मेरे को अकेला छोड़ दिया, जिसमें कि पति नहीं है साथ में, बच्चे भी अपने बहू के साथ सेट हो गए। क्या मुझे परिवार नहीं चाहिए? परिवार बिल्कुल चाहिए, पर तब आपके टाइम में चीज़ें क्या चीज़ें चल रही थी, क्या क्या सोर्सेज थे? आज चीज़ें भी तो चेंज हो गई ना, सोर्सेज बदल गए। आपके पास आपका घर और पति और बच्चे थे जी, आज टीवी और इंटरनेट आ गया। लेकिन ये फैमिली क्यों बनाई जाती है? फैमिली इसलिए बनाई जाती है कि हम आज उनकी केयर कर रहे हैं, और अब मतलब आपने लालच रखा कि मैंने इसलिए करा तो ये मेरे भी करे, ये केयर करेंगे। देखो फिर तो इवाइस वर्ष तो लालच हो गया। मेरा साथी भी चला गया है, और साथी के जाने के बाद साथी तो सदा रहता ही नहीं है, मानते हम सदा आए तो जाएंगे कोई जल्दी की बात। तो उसमें हम प्रिपेयर क्यों नहीं थे? हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर किसी भी चीज़ के लिए। आज अपने 100 रुपये कमाए, कल 50 भी कमा सकते हो, तो आप बजट को सेट करते हो। खुशियाँ भी ऐसे ही हैं, आज थोड़ी ज़्यादा, कल थोड़ी कम। बजट अलग चीज़ है, खुशियाँ भी ज़्यादा, बजट ही हमारा। हाँ नहीं, जो खुशियाँ हैं, जो परिवार है, हम अहमियत देते हैं परिवार को। इस एज में हमें परिवार को। क्या आपके बच्चों ने कहा था कि आप हम पर ही ध्यान दो? सिर्फ हमारा फर्ज था, फर्ज आपने पूरा करा, उन्होंने फर्ज नहीं माना, तो उन्होंने अगर नहीं निभाया है तो अब आप टेंशन में आ जाओ, आप रोने बैठ जाओ। नहीं, टेंशन में क्या होता है कि जब टेंशन नहीं है, हम करते हैं। नहीं, टेंशन तब खत्म होती है जब हमें वो माहौल मिले वहाँ। तो वो माहौल तो आपने अपने बच्चों को दिया। मैं अपने पति को भी बोल सकती हूँ कि भाई जो नया साथी था वो नहीं है मेरे पास, बच्चे हैं, वो तो माहौल। फिर आपको ये नहीं लग रहा था कि यार बच्चों के लिए मुझे कोई माहौल चाहिए? एक टाइम हम खाना छोड़ सकते हैं। मैं मुस्तानी से मूवी डायरेक्टर, एक टाइम हम खाना छोड़ सकते हैं। मेरे को कट करने में मुश्किल हो रहा है। बहुत अच्छे कर रहे हैं, वेरी नाइस। पहले तो तालियां। सर जहाँ ये बैठी है ना, तो मेरा सच में सिचुएशन वही है, बट मेरे को डिप्रेशन में जाना ही नहीं है, मुझे 4 को औरत से निकालने, दैट इज माय मोटिव। आपने कहा मेंटल हेल्थ का जो इशू है वो एक ऐसा इशू है जो शायद सबसे कम ध्यान दिया जाता है, और ये हम लोग जो काम करते हैं और हम पूरे देश में काम करते हैं, मोबाइल हेल्थ चलाते हैं, लाइवलीहुड्स का काम गाँव में करते हैं, लेकिन ये सभी जगह आप लोगों ने देखना शुरू किया कि कोविड के बाद, चाहे वो अर्बन एरियाज़ हो चाहे रूरल एरियाज़ हो, जो मेंटल हेल्थ का जो सिचुएशन जो है वो पहले भी था, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से उभर के आया कि हम लोगों ने एक रिपोर्ट किया था, उन्होंने 2021 में शायद किया था, उसको हमने कहा था साइलेंट टॉर्मेंट। मतलब एक अपनी छिपा हुआ एक अत्याचार की तरह वो हमारे पूरे समाज में, परिवार में वो है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो वहीं से डॉक्टर रितु और सभी लोगों ने, हम लोगों ने बातचीत शुरू की कि हेल्पेज क्या कर सकता है, क्योंकि हम मोबाइल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की तरफ तो बहुत ध्यान दे रहे थे, करीब 8 लाख 10 लाख लोगों तक पहुँचते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि वाजपेयी मोबाइल मेंटल हेल्थ वैन चलाता है, लेकिन हम फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देते थे, लेकिन मेंटल हेल्थ पे हमारा ध्यान नहीं था, और तभी हमने ये पहल शुरू की। ये एक पहल है, एक शुरुआत है, और सार्थक हमने इसका नाम दिया। लेकिन ये भी देखा गया कि मैं एक्ट मेंटल हेल्थ एक्ट और इससे मैं नहीं जाऊँ कि बहुत सारा स्टिग्मा क्यों ध्यान नहीं दिया गया है, अभी तक उस पर बहुत अलग चर्चा है, लेकिन ये ज़रूर देखा गया कि एल्डरली के केस में अगर उनको है समस्या है, तो जब तक उनके आसपास जो लोग हैं,
तो पहला दायरा है परिवार का, दूसरा दायरा है नेबर्स और दूसरे लोग जो उनसे मिल रहे हैं, फिर और ब्रॉडर दायरा अगर हम खींचें तो समाज का जो रोल है। लेकिन ये देखा गया कि जो उनको इफेक्ट होता है, चाहे वो डिमेंशिया हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, वो इफेक्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे इस बात को पहचान नहीं पा रहे। पहचान अगर देख रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे, और अगर समझ रहे हैं तो इस तरह नहीं समझ रहे हैं कि उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो एक तरह से जो उपाय है उससे भी वंचित हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि हम हेल्पेज की तरह हम क्या कर सकते हैं, और बहुत अच्छा अभी जो चर्चा हो रहा था कि प्रोविज़न का क्या है, जो सर्विसेज जैसे आपने कहा हम ले कैसे जाएं, और अगर ले जाएं तो पूरे दिन बिताना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं 15 को देखूं या 1 को देखूं। तो ये जो प्रोविज़न गैप है, ये सरकार का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, कम्युनिटी का रोल है, हॉस्पिटल्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इस गैप के लिए शायद और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, सरकार से जो सर्विसेज है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो अभी जो हमारी कोशिश है वो प्रोविज़न की तरफ नहीं गई है। अभी हमने कोशिश किया कि जो जुड़े हुए हैं ओल्ड एज होम में, आप जुड़े हुए हैं, परिवार में जो लोग जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी में आशा वर्कर्स हैं, दूसरे समाज से जुड़े हुए हैं, अगर वो जो चिन्ह है, जो साइंस है, अगर वो समझने लगें और उन साइंस को पहले समझें, क्योंकि डॉक्टर साहब बताएंगे कि लेट स्टेज में ट्रीटमेंट का तो ऑप्शन है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस पहले इसको समझ के वो शायद सबसे बड़ा इंटरवेंशन हो सकता है। तो अगर हम लोग कोशिश करें, और हमने 10,000 इस साल सोचा है कि 10,000 लोग तक पहुँचेंगे हम ओल्ड एज होम पूरे देश में, जो मैनेजर्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं, उन तक हम पहुँच के सेंसिटाइज से शुरू करेंगे। तो ये वर्कशॉप जो था, मैंने ये वाला अटेंड नहीं किया, लेकिन जो डॉक्टर पहले प्रकाश गए थे तो उन्होंने डॉक्टर प्रकाश का मैंने अटेंड किया था। तो मैंने देखा कि ये चाहे हम कितने भी, तो मैंने अपने ही स्टाफ को मैंने कहा कि ये तो हर एक को शायद ये ज़रूरत है कि वो समझें, और अगर वो हम समझेंगे और पहले डिटेक्ट करेंगे तो पहला स्टेप हम कर लेंगे। उसके बाद चैलेंजेस वहीं पे ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद ये स्क्रीनिंग, सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम से सबसे बड़ा चैलेंज है डिटेक्ट तो आपने कर लिया, लेकिन अब उसकी सोल्यूशन कहाँ है। तो ये आप लोग ये समस्या ज़रूर फेस करेंगे कि अब आप जागृत हो गए, समझ गए, आपने देखा कि इसका उपाय है, लेकिन अब सर्विसेज कैसे हम उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे, तो सोचेंगे कि किस तरह से, जैसे हमने अभी कुछ प्रोग्राम शुरू किया था कि फिजियोथेरेपी ये ऐसी चीज़ है जो 2 घंटे का फिजियोथेरेपी शायद किसी के हाथ में मूवमेंट ले जाए, किसी को चलने में मदद कर दे, लेकिन तो हम लोग ओल्ड एज होम्स में फिजियोथेरेपी के प्रोग्राम्स को वहाँ तक, होम्स तक ले जाने की भी कोशिश की है। तो वो कोशिश मेंटल हेल्थ प्रोविज़न में भी हम लोग सोचेंगे कि कैसे उसको आगे ले जाएं। तो ये हम लोग की एक तरह से कोशिश है, लेकिन वो कोशिश हमारी तरफ से करने से पूरी नहीं होगी। उसमें आप सब लोगों का जो साथ है और इन्वॉल्वमेंट है, और उस पर एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अपने लेवल पे 4 और लोगों से बात करेंगे, सरकार से मिल के रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तभी वो बदलाव आपके होम में 15 हैं उनमें से कुछ बेनिफिट करेंगे। लेकिन साथ साथ ये एक मूवमेंट की तरह हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में ये जो मेंटल हेल्थ फॉर एल्डर्स की प्रोविज़न जो गैप है, डायग्नोसिस लेवल पे हो, ट्रीटमेंट लेवल पे हो, फॉलोअप पे हो, तो वो हम लोग कोशिश करें कि दिल्ली में मिलकर साथ शुरू करें। पहले कितने होम्स आए थे? तो पहले 21 होम्स आए थे, और आज 23 होम्स। फिर 40-50 होम्स से हमारी शुरू हुई है। गोवा में भी 18-19 होम्स थे। हम लोग पूरे कंट्री में कोशिश कर रहे हैं कम से कम 500 होम्स तक इस पहले चरण में हम कोशिश करें कि वहाँ पहुँचे। वो आप सबका साथ है, और खासकर मैं डॉक्टर साहब का
क्योंकि जो ये इसमें जो हम लोग का सबसे बड़ा साथ जो बनेगा, जो मैंने कहा कि आप तक पहुंचने के लिए और परिवार के लोगों तक पहुंचने के लिए और कम्युनिटी वर्कर्स तक पहुंचने के लिए, हम मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट नहीं हैं, हम ना प्रोविज़न करते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो एक ब्रिज बने, और वो एक ब्रिज का एक तरफ जो है वो डॉक्टर साहब हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ मेंटल हेल्थ है, जो एक्सपर्टीज़ उनके पास है, क्योंकि ये जो एक्सपर्टीज़ है वो हमारे पास नहीं है, और आप तक पहुंचाने के लिए हम एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम दिया और उल्लास का भी